नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे हमारा मुद्रा व बैंकिंग का भाग 2। पिछली वीडियो में हमने मुद्रा व बैंकिंग के एमसीक्यू प्रश्नों का भाग 1 किया था। आज हम भाग 2 करेंगे। देखिए, जो मुद्रा व बैंकिंग आपकी यूनिट है, जो सीबीएसई टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा, वो कुल 6 मार्क्स की है। अब 6 मार्क्स में आपको कम से कम 50% करने होंगे इस पार्ट से, तब आपके जाके 6 मार्क्स के क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है जो आपके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस रह गए थे उनको शामिल करने की। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए क्या आवश्यक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए क्या आवश्यक है, इसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली हमारी होती क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है कि वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन, जहाँ पर मुद्रा का कोई भी उपयोग नहीं होता। आप इसको एक उदाहरण से समझिए। एक किसान गेहूँ उगाता है, दूसरा किसान चावल उगाता है, और दोनों आपस में, दूसरे को गेहूँ चाहिए और पहले को चावल चाहिए, तो दोनों आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक ये है कि जो सामने वाला व्यक्ति हो, उसे उस चीज़ की आवश्यकता हो जो हमारे पास है, तथा जो दूसरा व्यक्ति है उसे उस चीज़ की आवश्यकता हो जो पहले व्यक्ति के पास है, तभी वस्तुओं का लेन देन हो पाएगा। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, अभी मैंने आपको बताया कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना आवश्यक है। क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को चावल वाले व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता नहीं होगी और गेहूं वाले व्यक्ति को चावल की आवश्यकता नहीं होगी, तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत लेन देन नहीं हो पाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सरकार के आदेश पर जारी की गई मुद्रा को क्या कहते हैं। न्यास मुद्रा कहते हैं, आदेश मुद्रा कहते हैं, या सरकारी मुद्रा कहते हैं। सरकारी मुद्रा कोई मुद्रा नहीं होती, ठीक है। न्यास मुद्रा क्या होती है? न्यास मुद्रा होती है जो आपसी विश्वास पर आधारित होती है। यदि दो लेन देन करने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे पर विश्वास है तो वो न्यास मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। आदेश मुद्रा जो होती है वही सरकार के आदेश पर जारी की जाती है। तो इसका जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की उत्पत्ति का क्या उद्देश्य था। मुद्रा की जो उत्पत्ति थी उसका क्या उद्देश्य था। देखिए, अभी हमने वस्तु विनिमय प्रणाली की बात करी और मैंने बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत केवल तभी लेन देन हो सकता था जब पहले व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता है और दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति के पास होने वाली वस्तु की आवश्यकता है। तो मुद्रा की उत्पत्ति का क्या उद्देश्य था? क्या चलन मुद्रा को बढ़ाना था? नहीं। क्या बैंकिंग था? नहीं। विनिमय को सुविधाजनक बनाना मुद्रा की उत्पत्ति का उद्देश्य था। देखिए, अगर मुद्रा आई तो अब विनिमय आसान हुआ या नहीं हुआ। अब चावल वाला व्यक्ति पैसों से गेहूं खरीद सकता है और गेहूं वाला व्यक्ति पैसों से चावल खरीद सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि मुद्रा का कौन सा प्राथमिक कार्य है। इसमें मैंने पूछा है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए, हम ये करते हैं, मूल्य का मापदंड, क्या यह है प्राथमिक कार्य है? हाँ, ये हमारा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। विनिमय का माध्यम, ये भी मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य केवल 2 है। पहला विनिमय का माध्यम है और दूसरा है मूल्य का मापदंड या मूल्य की इकाई। दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे हम मूल्य का मापदंड कहें या हम मूल्य की इकाई कहें। लेकिन जो मूल्य का संचय है, यह हमारा क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है, ये हमारा मुद्रा का गौण कार्य है। इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। किस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है? किस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है? क्या पंजाब नेशनल बैंक का है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, या भारतीय रिजर्व बैंक का है? तो इसका ऑप्शन जाएगा का भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल करके ये कर दिया जाए कि जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ था, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। न्यास मुद्रा का आधार क्या है? अभी मैंने आपको न्यास मुद्रा के बारे में बताया था। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। क्या आपसी मतभेद है? नहीं। क्या बैंकिंग व्यवस्था है? नहीं। आपसी विश्वास, मैंने बताया था कि न्यास मुद्रा आपसी विश्वास पर आधारित होती है। यदि लेन देन करने वाले दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे पर विश्वास है तो वो न्यास मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पूर्णकाय मुद्रा किस रूप में होती है?
पहले हम बात करेंगे कि पूर्णकाय मुद्रा होती क्या है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस मुद्रा का वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वह हमारी पूर्णकाय मुद्रा होती है। अब वस्तु मूल्य और मौद्रिक मूल्य क्या होता है? मौद्रिक मूल्य होता है जो किसी मुद्रा पर अंकित होता है। जैसे 10 रुपये के नोट पर 10 अंकित है तो वह उसका क्या है? मौद्रिक मूल्य है। आप बाज़ार में अगर 10 का नोट लेके जाओगे तो 10 रुपये उसकी वैल्यू है जो उस पर अंकित है। लेकिन वस्तु मूल्य क्या होता है? 10 का नोट जिस कागज़ से बना है, क्या उस कागज़ का नोट, उस कागज़ की वैल्यू 10 रुपये है? नहीं, उस कागज़ की वैल्यू 10 रुपये नहीं है। जबकि प्राचीन समय में जो चांदी के सिक्के थे उन पर जो अंकित होता था तो उस धातु की वैल्यू यानी कि चांदी की वैल्यू भी 1 रुपये की होती थी। 1 रुपये के सिक्के पर लगाई गई चांदी का मूल्य भी 1 रुपये होता था। तो पूर्णकाय मुद्रा हमारी किस रूप में होती है? क्या नोट के रूप में हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसे मैंने 10 रुपये का नोट का उदाहरण दिया, सिक्के, यस, सिक्कों के रूप में हमारी पूर्णकाय मुद्रा होती है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से क्या अभिप्राय है? यदि आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो आप खुद भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से अभिप्राय होता है वह मूल्य जो मुद्रा पर अंकित हो। जैसे 10 रुपये के नोट पर 10 अंकित होता है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिक्के या नोट के भार से, सिक्के या नोट पर अंकित मूल्य से, सिक्के की धातु मूल्य से। तो अभी मैंने बताया 10 रुपये के नोट पर अगर 10 लिखा है तो वही उसका क्या हो जाएगा? उसका मौद्रिक मूल्य हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुद्रा के वस्तु मूल्य से अभिप्राय है। पहले पूछा था मौद्रिक मूल्य, अब पूछ रहे हैं वस्तु मूल्य। ठीक है, तो वस्तु मूल्य से क्या अभिप्राय है? हाँ, तो देखिए हमने मौद्रिक मूल्य पर पहले बात करी थी, अब आ गया है वस्तु मूल्य। वस्तु मूल्य से हमारा क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है सिक्के या नोट की धातु के मूल्य से, अंकित मूल्य से। अभी मैंने आपको बताया कि अंकित मूल्य से अभिप्राय क्या होता है? वस्तु के मौद्रिक मूल्य से होता है। अंकित मूल्य से अभिप्राय क्या होता है? वस्तु के मौद्रिक मूल्य से होता है। और वस्तु मूल्य से अभिप्राय क्या होता है? वस्तु मूल्य से अभिप्राय होता है हमारा सिक्के या नोट की धातु के मूल्य से। सिक्के या नोट की जो धातु का मूल्य है वही हमारा क्या होता है? वस्तु मूल्य होता है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थगित भुगतानों के मान का क्या अभिप्राय है? स्थगित भुगतानों के मान का क्या अभिप्राय है? तो देखिए सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि स्थगित भुगतानों का मान मुद्रा का प्राथमिक कार्य है अथवा गौण कार्य है? तो देखिए स्थगित भुगतानों का मान है वह हमारा मुद्रा का गौण कार्य है। स्थगित भुगतान होते क्या हैं? स्थगित भुगतान वह भुगतान होते हैं जिनका भुगतान तत्काल नहीं किया जाता, तत्काल करना संभव नहीं होता, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्थगित भुगतानों का मान कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा। वह भुगतान जो तत्काल नहीं किए जाते उन्हें ही क्या कहा जाता है? स्थगित भुगतानों का मान कहा जाता है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की पूर्ति से क्या अभिप्राय है? देखिए मुद्रा की पूर्ति बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसका। एक निश्चित समय पर देश में मुद्रा का कुल स्टॉक, एक निश्चित अवधि में मुद्रा की कुल मात्रा, मुद्रा की पूर्ति करने वालों के पास मुद्रा का स्टॉक। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा हमारा? इसका ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एक निश्चित समय पर देश में मुद्रा का कुल स्टॉक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि मुद्रा पूर्ति के कौन कौन से माप प्रचलित हैं? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था M1, M2, M3 और M4, ये 4 हमारे मुद्रा की पूर्ति के माप है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 12, न्यूनतम कोष प्रणाली में रिजर्व बैंक को न्यूनतम क्या रखना पड़ता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि रिज़र्व बैंक जो है नई करेंसी जारी करता है। नई करेंसी जारी करने का अधिकार केवल रिज़र्व बैंक के पास है और रिज़र्व बैंक न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर जो है नई करेंसी जारी करता है। अब न्यूनतम कोष में उसको क्या रखना होता है? पहला ऑप्शन है 150 करोड़ का सोना और प्रतिभूतियाँ, 500 करोड़ का सोना और प्रतिभूतियाँ, 200 करोड़ का सोना और प्रतिभूतियाँ। तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ग, 200 करोड़ का सोना और प्रतिभूतियाँ रिज़र्व बैंक को
अपने पास न्यूनतम कोष प्रणाली के रूप में रखना होता है नई करेंसी जारी करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम कोष प्रणाली में रिजर्व बैंक को कितना सोना रखना पड़ता है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 200 करोड़ का सोना और प्रतिभूतियाँ, दोनों चीज़ें मिला के 200 करोड़ सोना और प्रतिभूतियाँ। इस क्वेश्चन में पूछा है कि सिर्फ सोना कितना रखना पड़ता है। क्या 250 करोड़। देखो 250 करोड़ तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा कि 200 करोड़ की सोना और प्रतिभूतियाँ, तो ये हमारा गलत हो गया। 175 करोड़ और 15 करोड़, इन दोनों में से कौन सा होगा। इसमें से होगा हमारा ऑप्शन नंबर ख। 115 करोड़ का सोना रखना होता है। अब 115 करोड़ का सोना है तो जो सिक्योरिटीज़ होती है वो कितने करोड़ की होगी, 85 करोड़ की, क्योंकि दोनों मिलाकर 200 करोड़ रखना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है, बताइए। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या न्यू बैंक फॉर आंध्रा रूरल डेवलपमेंट, या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये नाबार्ड है और ये कृषि वित्त के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोन देने में सबसे बड़ी संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है। निम्न में से कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, और देखिए इसका अगला ऑप्शन है हमारा विश्व बैंक। तो वह बताइए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी हमारी। रिजर्व बैंक नहीं, रिजर्व बैंक नहीं है, क्योंकि ये भारत का है। भारतीय स्टेट बैंक भी कहाँ का है, भारत का है। तो हमारा जो इसमें 15वें प्रश्न में सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ग, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। और कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यास मुद्रा का उदाहरण कौन सा है। अभी हमने बात करी थी कि न्यास मुद्रा होती है जो कि आपसी विश्वास पर आधारित होती है। तो क्या नगद है, नगद ही होगा, तो फिर न्यास मुद्रा की आवश्यकता क्या है। डेबिट कार्ड है, नहीं, चेक। देखिए चेक से लेन देन वर्तमान समय में होते हैं, तो दोनों आपसी विश्वास पर आधारित होते हैं। अगर मैंने किसी व्यक्ति को चेक दिया है तो उसे यह विश्वास होता है कि उसका चेक उसके अकाउंट में कैश आ जाएगा, यानी कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे होंगे कि उसके अकाउंट में चेक से पैसे आ जाएंगे। तो यह न्यास मुद्रा आपसी विश्वास पर आधारित होती है। प्रश्न नंबर 17 है। साख मुद्रा के लिए कौन सा उचित है। देखिए अभी हमने बात करी थी न्यास मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा, आदेश मुद्रा, अब रह गई थी हमारी साख मुद्रा। साख मुद्रा को मैंने इस क्वेश्चन में शामिल कर दिया है। तो साख मुद्रा हमारी होती क्या है। साख मुद्रा होती है जो वर्तमान में मुद्रा प्रचलित है वो हमारी साख मुद्रा है। तो साख मुद्रा की स्थिति में क्या होता है, क्या वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से ज़्यादा होता है, या वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम होता है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से ज़्यादा होता है, या दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या बन जाएगी, पूर्णकाय मुद्रा बन जाएगी, ठीक है। और यदि वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 2 हमारा सही है कि वस्तु मूल्य जो है मौद्रिक मूल्य से कम होगा, या हम इसे कह सकते हैं कि मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से ज़्यादा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा की पूर्ति कौन नियंत्रित करता है। उच्च शक्ति मुद्रा की पूर्ति को कौन नियंत्रित करता है। देखिए ज़्यादातर भारत में नियंत्रण का काम भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है, तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, क्योंकि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इसका कोई मतलब नहीं है। IMF अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उच्च शक्ति मुद्रा के लिए क्या सही है। पहला ऑप्शन है लोगों के पास करेंसी प्लस सावधि जमा यानी कि फिक्स डिपॉजिट, लोगों के पास करेंसी प्लस RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष, और तीसरा ऑप्शन है इसका लोगों के पास करेंसी प्लस बैंक की नगद जमा। तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसके अंदर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, लोगों के पास करेंसी प्लस वाणिज्यिक बैंकों के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष जो कि RBI के पास सुरक्षित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ख सही होगा। उस शक्ति मुद्रा को क्या कहते हैं, लोगों के पास करेंसी प्लस RBI के पास वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी उस शक्ति मुद्रा को कौन नियंत्रित करता है, RBI नियंत्रित करता है। चलिए हम चलते हैं इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर।
मुद्रा की पूर्ति की सबसे व्यापक माप है। अभी हमने बात करी थी कि मुद्रा की पूर्ति की 4 माप है, M1, M2, M3 एंड M4। तो सबसे व्यापक माप क्या M2 है, M3 है या M4 है? तो इसका सही आंसर है M4 मुद्रा की पूर्ति की सबसे व्यापक माप है। तो यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इसी प्रकार के प्रश्न MCQ अपने आगे जो चैप्टर रह गए हैं उनके लिए चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।